नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। काम पर जुटे जीत के प्रति अस्वस्थ हैं मोदी। देखिए एक बात आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल कर दिया गया था। और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनका भी नाम है, तो उसी की बात हो रही है। सरकारी कर्मचारी बतौर अधिकार प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात न्यायिक सेवा के प्रोन्नति से जुड़े मामले में दिए फैसले में भारत सहित विभिन्न देशों में सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति के नियमों और तरीकों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कोई भी कर्मचारी अधिकार के तौर पर प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान में प्रोन्नत पदों को भरने का कोई मापदंड तय नहीं किया गया है और प्रोन्नति नीति तय करना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए जिलाधिकारियों को फोन वाली जयराम की पोस्ट पर चुनाव आयोग सख्त, मांगा सबूत। ये जयराम ने गृह मंत्री पर लगाया था 150 जिलाधिकारियों को फोन करने का आरोप। आयोग ने कहा कि इस तरह की पोस्ट को चुनाव प्रक्रिया पर पैदा होगा संदेह। अब आप देखिए चुनाव एग्जिट पोल आए भी है, एग्जिट पोल भी तो आए थे, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो जिसके हिसाब से अच्छे हैं, जिसके पक्ष में है एग्जिट पोल, वो खुशियां मना रहा है, और जिसके पक्ष में नहीं है वो कह रहा है कि ये इस तरह के तो होते रहते हैं, झूठे भी रहते हैं। और ये सच बात है कि कई बार एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, कई बार गलत। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि एग्जिट मतलब बाहर, जब हम वोट डाल के बाहर आते हैं तो जो एग्जिट पोल कराती हैं एजेंसियां, उनके लोग खड़े रहते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, बताना चाहते हैं तो हम बताइए, और कौन सा चेहरा आप पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, कौन से काम आपके हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपके एग्जिट पोल तय किए जाते हैं। अब 2004 में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आएगी, हर एजेंसी ने कहा था, लेकिन नहीं आई थी कई बार। पश्चिम बंगाल का मामला देख लीजिए। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देखिए अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, सही निकले थे। और आपने देखा होगा यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव भी सही निकले थे एग्जिट पोल में। ये सब चलता रहता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम में आ चुकी है क्या रिजल्ट आ चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए भाजपा को भारी बहुमत मिला है, 46 सीटें मिली हैं। कितनी? 46 सीटें मिली है। और कांग्रेस को एक, एनसीपी को तो, एनपीपी को 5 और पीपीए को 2 और अन्य को 1 मिली है। एक बार आप लोग अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था क्या, केंद्र शासित प्रदेश। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 में। पेमा खांडू यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। 60 विधानसभा में सीट मिलेंगी देखने को, एक राज्यसभा में है, 2 लोकसभा में है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है और इसलिए हमारी तनातनी भी चलती रहती चाइना से। अगर हम बात करें सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो गंगटोक इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा आप देखिए नेपाल, चाइना, भूटान, 3 देशों से लगती है। और राज्य में आप देखते हैं पश्चिम बंगाल से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा।
और यहाँ विधानसभा में अगर हम बात करें सीटों की तो कितनी है, 32 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, छोटा सा राज्य है। तो यहाँ आप देखते हैं कि 31 सीटें मिली हैं AKM को, और SDF को 1 सीट मिली है केवल 32 में से। बहुमत के लिए 17 चाहिए थी। और यहाँ आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 31 चाहिए थी। तो सब आप लोग देखते रहिए, चुनाव के रिजल्ट जरूर याद रखा करिएगा। और आज से महंगा हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर। राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई, लेकिन चुनाव के कारण यह टाल दी गई थी। स्वच्छता से सुधरी सेहत, आदि हो गई सांस की बीमारी। ये आप देखिए, इंदौर कैसे शहर की स्वच्छता और धूल मुक्त होने का दिखने लगा असर। सफाई के दौरान धूल रोकने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। और ये आप देखते हैं कि इंदौर इस मामले में तो टॉप पर रहता है स्वच्छता के मामले में। इन प्रयासों से धूल मुक्त हुआ शहर। सड़कों की मैग्नाइड स्वीपिंग पद्धति से लगातार सफाई, जिससे धूल के कण वातावरण में नहीं मिल पाते हैं। निर्माण अपशिष्ट संग्रहण की सही प्रक्रिया का पालन, सामग्री को कवर करके परिवहन की व्यवस्था, सभी निर्माण स्थलों को ढकने का समुचित प्रबंधन, शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रतिबंध, कचरा अलाव जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध, मशीनों द्वारा सफाई और सड़कों से धूल का निस्तारण, लोक परिवहन साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि। अच्छी पहल है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70। राज्यसभा में 3, लोकसभा में 7। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। ये आप देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले 5 मार्च में इंदलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर व लाजपत नगर साकेत जी व्लॉक कॉरिडोर को मिली थी स्वीकृति। है देखिए, इसीलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि चुनाव एक बार में होना चाहिए, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, पूरे एक ही बार में। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है ना, इसीलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार बार परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। आज आदर्श आचार संहिता लग जाती है ना। जजमेंट तैयार होने से पहले नहीं ठहरा सकते हैं दोषी, ये हाई कोर्ट कह रहा है दिल्ली। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI कभी इंसान का स्थान नहीं ले सकता है। और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा कह रहे हैं। अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंट्रल साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का 26वां समारोह हो रहा था, उसमें कहा है। बच्चों के बयानों की जांच करने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के आवेदन पर निर्णय लेते समय नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वैवाहिक कर्तव्यता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपित को जमानत देते हुए अहम टिप्पणी की है। ये आप देखिए, 2572 रही है करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या इस लोकसभा चुनाव में। पहले से 7वें चरण तक आप देखिए, ये 7 चरणों में कुल 8360 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा ना। और देखिए, एक बात और है, आपको बता दूं कि हमारे देश का चुनाव देखिए, पैसा का चुनाव है, पावर का चुनाव बचा हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत पैसा खर्च होता है, तो उम्मीदवार अमीर ही होंगे। चुनाव में स्वच्छता के लिए जनता दिखी सक्रिय। आयोग को मिली आप देखते हैं शिकायतों का लेखा जोखा, 4,24,317। और आप देखते हैं कि 4,23,908 शिकायतों का निपटारा किया गया। और 3,76,1600 मिनट में निपटी शिकायतें। ये आप देखिए, जागरूक हुए मतदाता तो 100 मिनट में निपटाई गई 89% शिकायतें। और सी विजिल के फायदे क्या है, एप्लीकेशन है ना, सी विजिल पर कोई भी व्यक्ति फोटो के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत करने के साथ ही उस स्थान की जियो टैगिंग भी हो जाती है, जिससे उस स्थान पर पहुंचने में आसानी होती। आयोग ने निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के
अभियान में जनता भी भागीदार बनी। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा संकेत है। देखिए, सी विजिल के जरिए इस तरह होती है कार्रवाई। पहला पड़ाव, शिकायत के 5 मिनट के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी तुरंत मैदानी अमले की जांच के लिए निर्देश देता है। दूसरा, आप देखिए पड़ाव, इसमें 15 मिनट में दोषी अमला मौके पर 15 मिनट में मैदानी अमला मौके पर पहुंचेगा। तीसरा, आप देखते हैं कि इसके अगले 30 मिनट में मैदानी अमला कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट देगा। और चौथा पड़ाव, आप देखिए अगले 50 मिनट में जिला निर्वाचन अधिकारी रिपोर्ट को देखने के बाद उससे या तो बंद करेगा या फिर कार्रवाई के आगे भेजेगा, और दोनों ही स्थिति में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा। अच्छी बात है। चलिए, बाकी राजनीति देख ही रहे आप लोग। रिजल्ट आने के बाद अब आपके लिए काम की खबरें आया करेंगी। अभी तो आपने देखा है कि राजनीति की खबरें, ये उस पर आरोप, वो उस पर आरोप, नेताओं की मर्यादा देखिए। किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं हमारे नेता। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को बढ़त दिलाएंगे मोदी जी। लेखक ने कहा कि सही नेतृत्व ना मिला तो 10 को मुसीबत उठानी होगी। कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर अगले 5-10 सालों में फिर से स्थापित होगा। लेखक और पूर्व कूटनीतिक अमीश ने पहली बार लोकसभा चुनाव में खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए सही नेतृत्व मिलना जरूरी है, ये कहा है। टक्कर के बाद दूसरे ट्रैक से निकल रही यात्री ट्रेन से टकराया मालगाड़ी का इंजन। कैसे हुआ ये हादसा? पंजाब में सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना हुई है और 2 लोको पायलट घायल हुए। DRM मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि न्यू सरहिंद रेलवे स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सर्विस लाइन पर रूपनगर जाने के लिए एक कोयले का रैक खड़ा थी और इस दौरान आप देखिए उसी लाइन पर मंडी गोविंदगढ़ जाने के लिए एक और कोयले का लोड रैक आ गया। तब जब तक लोको पायलट अपने रैक को रोक पाता, उस दौरान अपने आगे खड़े रैक के पीछे ना जा टकराया और उसका डबल इंजन छिटक गया और एक भाग दोनों मुख्य लाइनों पर जा गिरा और दूसरा भाग आगे खड़े रैक पर जा चढ़ा। इसी दौरान हावड़ा से जम्मू जाने वाली समर स्पेशल जो अप लाइन पर आ रही थी और सरहिंद रेलवे स्टेशन पर रुकने के चलते उसकी गति कम थी कि लोको पायलट ने इंजन के लाइनों के पास खड़ा पड़ा देख आपात ब्रेक लगाया। बावजूद इसके उसका लोको का एक डिब्बा उक्त इंजन से टकरा गया। अब विस्तारा की पेरिस मुंबई फ्लाइट में बम की धमकी, आपात लैंडिंग कराई गई। अब देखते हैं कि इस तरह की फर्जी खबरें भी कई बार हो जाती हैं। झूठी खबर दे देता है, लोग डरा देते हैं। अब हैदराबाद संयुक्त नहीं, तेलंगाना की राजधानी। ये आप सभी जानते हैं कि 2000 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानियां नहीं रहेंगी। 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। देख लीजिए, इसकी बात हो रही है। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना तेलंगाना। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आप देखते हैं कि कौन? आंध्र प्रदेश। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 119 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में। और CP राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है।
बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर आप लोग रखिएगा। असम में बाढ़ से 10 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब आप देखिए, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं गर्मी पड़ी हुई है। असम को देखना है तो देखिए, यह असम, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और राज्यों में आप देखें कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन से कोविड जैसी बीमारियों का मुकाबला भारत ने निभाई। IHR 2005 के संशोधन में अहम भूमिका। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 300 प्रस्तावकों को मंजूरी से बना एक खाका। और हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए तोहफा है, अपूर्व चंद कह रहे हैं। ये आप देखिए कि 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा की कमेटी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद ने रविवार को कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का संशोधन है। यह सभी के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह हमारे बच्चों, उनके बच्चों के लिए एक तोहफा है। यह संशोधन महामारियों से निपटने में सहभागिता का अगला कदम और समूचे विश्व को भावी वैश्विक महामारियों के खतरों को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का एक छत का निर्माण किया गया है। और इन संशोधनों में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं की जन स्वास्थ्य, आपात स्थितियों का प्रत्युत्तर और वैश्विक आपात स्थितियों की तैयारी शामिल है। और आप देखिए, PHEIC और फी की विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधनों को आगे बढ़ाने, मजबूत करने और IHR 2005 के तहत मुख्य क्षमताओं को कायम रखना होगा। अच्छी बात है। अग्निवीर के तरह तरह देश के लिए पेड़ा बनने वाले युवा हो रहे हैं तैयार। सीडीएस साहब कह रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब। अग्निवीरों ने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा और योद्धाओं की पीढ़ी को आकार देने के लिए प्रशिक्षण संकाय को सराहा भी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की करीब 500 कंपनियां तैनात हुई हैं। नए स्वरूप में संघ का प्रशिक्षण वर्ग 6 से बोकारो में जुटेंगे स्वयंसेवक। अब देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब प्रथम वर्ष की जगह संघ शिक्षा वर्ग व द्वितीय वर्ष की जगह कार्यकर्ता विकास वर्ग एक का होगा प्रशिक्षण। 26 जून को दोनों वर्गों का एक साथ होगा समापन समारोह। 27 को दीक्षा समारोह के बाद सभी लौटेंगे घर। LOC के पार से घुसपैठ की ताक में 60 से 70 आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर सोरेन ने कहा, जवान सतर्क हैं, घुसपैठियों को सीमा के अंदर कदम भी नहीं रखने देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। ये आजकल आप लोग सुन रहे होंगे राइट टू रिकॉल। लोकसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएंगे और इसी के साथ पता चलेगा कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कौन है और कौन करेगा। लोकतंत्र में मतदाता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। पहले के चुनाव में बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों की हार भी इस तथ्य को रेखांकित करती है। इस परिदृश्य में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था मतदाताओं को एक विकल्प दे सकती है, वे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा सकें। भारत में राइट टू रिकॉल का विचार नया नहीं। 20वीं सदी के 8वें दशक में ही चुनाव सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने की मांग की गई है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की थी। और वर्तमान में चुनाव में धनबल दूसरे अनैतिक साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में राइट टू रिकॉल इन विसंगतियों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकते हैं। यह पड़ताल अहम मुद्दा है। क्या राइट टू रिकॉल मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को और मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में एक सशक्त हथियार साबित होगा? ये आप जैसे मैंने अपने लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। अब हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना अपनी लोकसभा क्षेत्र से। अगर वो काम नहीं करता है
तो हम उसे वापस बुला सकते हैं कि भाई आपके बस की बात नहीं है, आप आ जाइए वापस। और पहले आंतरिक लोकतंत्र तो सुनिश्चित करें राजनीतिक पार्टियां। वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। टिकट कुछ नेताओं की मर्जी से दिए जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि या निधि भी मतदाताओं की परवाह नहीं करते हैं। जब तक राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक किसी तरह की सुधार की उम्मीद नहीं करना बेईमानी होगी। और आप देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर मतदाताओं के प्रति उतनी जवाबदेही महसूस नहीं करते हैं जितनी अपनी पार्टी के प्रति करती है। चुनाव में प्रत्याशियों के खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी का खबरें इस तथ्य की पुष्टि भी करती है। ऐसे में लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था जरूरी है जो जनप्रतिनिधियों पर अंकुश का काम करे और वे मतदाताओं के प्रति जवाब भी दे भी रहे। एक विकल्प देता है वापसी का अधिकार, ये देख लीजिए। याद देखिए, भारतीय लोकतंत्र में एक सांसद या फिर विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से नाखुश है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, 5 साल भुगतना है हमें, सिवाय इसके कि वह सांसद या विधायक का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार करे। राइट टू रिकॉल एक विकल्प देता है। और क्या है राइट टू रिकॉल? तो राइट टू रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की शक्ति मतदाताओं को होती है। वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं राजस्थान में स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल लागू है और इसे राज्य एवं केंद्रीय विधायिका के स्तर पर लागू करने की मांग भी उठती रहती है। विपक्षियों के लिए बन सकता है राजनीतिक हथियार। राइट टू रिकॉल का अधिकार देश की राजनीतिक व्यवस्था और सरकारों को अस्थिर कर देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई असंतोष उत्पन्न होगा जनता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने लगेगी। हारे हुए उम्मीदवार इसका उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में जनता को विजयी उम्मीदवार के विरुद्ध भड़काने में किया जा सकता है और इसके प्रयोग से बार बार चुनाव कराने पड़ेंगे। इससे सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव आएगा और सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। बार बार चुनाव एवं उम्मीदवारों को वापस बुलाने से मतदाताओं की मतदान में रुचि एवं चुनावी भागीदारी में भी कमी आएगी। देखिए, एक बात आप सभी जानते हैं कि देखिए कोई भी काम होता है तो उसके पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव वो रहते हैं रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट भी रहते हैं। पॉजिटिव ही रहेंगे कि जो आपके प्रतिनिधि हैं वो एक तरह से आपके प्रति अपना क्या करेंगे, दायित्व समझेंगे, कर्तव्य समझेंगे और काम करेंगे आपका। वरना डर तो कम से कम रहेगा कि कहीं हमें ये वापस ना बुला लें, राइट टू रिकॉल ना आ जाए। चुनाव में कम होगा पैसों का बोलबाला, बढ़ेगी जवाबदेही। और वर्तमान में यदि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से असंतुष्ट है तो उसके पास उसे हटाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने से मतदाताओं के पास यह अधिकार आ जाएगा कि वे उस प्रतिनिधि को हटा सकें जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। और इस तरह यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही को बढ़ावा देगी। दुष्कर्म एवं अपराधों में संलग्न या अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की तरह उन्हें हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। राइट टू रिकॉल लागू होने चुनाव पर कम खर्च होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को इस बात का डर रहेगा कि अगर वे अधिक पैसा खर्च करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनसे समय से पहले वापस बुलाया जा सकता है। देखिए, राइट टू रिकॉल के बारे में आपको याद रखना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेंगे वो भी याद रखना है, इसके फायदे क्या रहेंगे और इसके नुकसान क्या रहेंगे वो भी आपको याद रखना है। चिंताएं इसको लेकर जो जताई जाती हैं। राइट टू रिकॉल की अवधारणा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काफी पुरानी है। प्राचीन काल में एथेनियन लोकतंत्र से लेकर 1903 में अमेरिका की लॉस एंजल्स की म्यूनिसिपैलिटी 1908 में मिशिगन और ओरेगन में पहली बार राज्य के अधिकारियों के लिए इसे लागू किया गया था। वहीं अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन समय से राजधर्म के रूप में यह व्यवस्था विद्यमान थी। कई बार ज्येष्ठ पुत्र या राजा के अयोग्य होने की दशा में कनिष्ठ या फिर राज्य का अन्य कोई कर्मचारी राजा बनता था और M.N. रॉय ने 1944 में शासन के विकेंद्रीकरण व जवाबदेही स्वरूप को उभारने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव रखा था। हालांकि उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया था। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इसकी वकालत की थी। 1974 में ही C.K. चंदप्पन ने राइट टू रिकॉल की संबंधी प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से लोकसभा में रखा था। कुछ इसी तरह का वरुण गांधी ने 2017 में राइट टू रिकॉल से संबंधित प्राइवेट बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि ये दोनों प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सके थे। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए।
अब आप देखिए झारखंड में प्यास बुझाने के लिए कुएं में कूदे 40 बंदर, सभी की मौत हो गई है। मैं कह रहा हूं ना कि अभी भी हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जल का हो या तापमान का हो, पर्यावरण प्रदूषण का हो, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है। अब आप देखिए पानी की अगर व्यवस्था होती इनके लिए तो इन्हें कुएं में क्यों कूदना पड़ता, ये आप सभी जानते हैं। एग्जिट पोल के संकेतों से बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी, और विशेषज्ञ बोले मोदी सरकार के फिर आने से आर्थिक सुधार जारी रहेंगे और इससे वित्तीय बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। और एक दिन का इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट आ ही जाएगा। अब तो 1 से 2% तक बढ़ सकती है एनएसई और बीएसई नतीजों के बाद बाजार में होगी विदेशी निवेशकों की वापसी। अगले 5 वर्षों के दौरान सतत आर्थिक पूंजी वृद्धि पूंजी वेब तक बेचक और दूसरे अन्य सुधारों के लिए तैयार रहे निवेशक। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि राजकोषीय घाटे को कम करना जारी रखेगी सरकार। 8 कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए घटा। चलिए आप लोग बताइए राजकोषीय घाटा होता क्या है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, और इसीलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़िए आप लोग। एफ एंड ओ में निवेश से पहले पूरी जानकारी कर लें निवेशक। 18 कंपनियों ने 1.17 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची। हीरो मोटोकॉर्प ने मई में 4.98 लाख दोपहिया वाहन बेचे। ये दो पहिया वाहन कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। वित्तीय स्पर्धा में आगे निकलने को तैयार है पीएनबी। एमडी साहब पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। बीते वर्ष सिंगापुर से मिला सबसे ज्यादा एफडीआई, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां से मिला? सिंगापुर से। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश में विदेशी निवेश के प्रभाव में 3.5% की गिरावट आई है। और आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सिंगापुर से एफडीआई प्रवाह 31.55% घटकर आप देखते हैं कि आपका 11.77 अरब डॉलर पर आ गया है। मई में आप देखेंगे 156.31 अरब यूनिट बिजली की खपत की बात हो रही, भीषण गर्मी पड़ रही ना। एफपीआई ने मई में 25,586 करोड़ रुपए के शेयर बेचे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने। आयुक्त दे सकते हैं श्रम पूर्व वसूली का निर्देश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। गौतम अदानी फिर एशिया में सबसे अमीर बने हैं। 101 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अदानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर हैं। 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 12वें स्थान पर है। 45% बड़ा अदानी समूह का कर पूर्व लाभ, ये भी जान लीजिए। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि गाजा और इजराइल में चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप सागर है। तो आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा आप लोग। तो गाजा में युद्ध विराम पर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के सुर बदले, कहा बाइडन की योजना अच्छी नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा इजराइल। मालदीव इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर लगाएगा प्रतिबंध। फलस्तीन के समर्थन में अपने यहाँ के कानून में करेगा संशोधन। विदेश दूत नियुक्त करेगा। फलस्तीनियों के लिए चंदा भी जुटाएगा। इजराइल की अपनी नागरिकों को मालदीव जाने से बचने की सलाह भी दी है। जलसिंकी ने कहा कि चीन की वजह से लंबा खिंच रहा है यूक्रेन का युद्ध, लंबा हो ही गया, ये तो सही बात है। स्पेलिंग बी विजेता ब्रोहत को याद है 80% भगवद गीता पुरस्कार में मिले $50,000 किसी
अच्छे काम में दान करना चाहते हैं, अच्छी बात है। ये भारतीय वंशी हैं ये। भारत ने क्यूबा को भेजी मानवीय सहायता। जरूरी जो खाद्य वस्तुएं और खाद्य सामग्री दवाएं हैं ना, तो उन्हीं को। ये आप लोग को बता दूं कि 1959 को क्रांति के बाद क्यूबा को मान्यता देने वाले देशों में भारत भी था। यूएन के लोकतंत्रीकरण व संयुक्त रक्षा परिषद के विस्तार पर भारत के विचार का क्यूबा समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतवंशी अमेरिकी ने बौद्धिक दिव्यांगों की मदद के लिए शुरू किया हितार्थ अभियान। गैर सरकारी संगठन पहले साल भारत में 10,000 लोगों को प्रदान करेगा स्वास्थ्य सुविधाएं। VOSAP ने इस अभियान के लिए गैर सरकारी संगठन NCPO के साथ साझेदारी की हुई है। ये आप देखिए, ईरान के राष्ट्र कट्टरपंथी नेता अहमदी नेजाद फिर राष्ट्रपति बनने की रेस में है। ये पाकिस्तानी सेना में पहली बार ईसाई महिला हेलन बनी ब्रिगेडियर। ये आइसलैंड में महिला कारोबारी हला टॉमस डॉटियर राष्ट्रपति चुने गई। हला होंगी देश की 7वीं राष्ट्रपति, 1 अगस्त को पदभार संभाल लेंगी। 1980 में बिदिंग्स फिनबोगाडाटी बनी थी दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लंदन मैक्सिको में देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हुआ है। क्लाउडिया सेनबाम और जेचिटल गैल्वेज। चलिए, अच्छी बात है। तो राष्ट्रपति रामफोसा के इस्तीफे की मांग करने वालों से दोस्ती नहीं है, ANC कह रहे हैं। सरकार बनने के लिए गठबंधन का प्रयास। दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह गठबंधन के लिए किसी भी ऐसी मांग पर विचार नहीं करेगी जो राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के पद छोड़ने से जुड़ी हो। इटली में आप देखिए गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इटली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रोम में इटालियन एयरोबेटिक स्क्वाड ने अपने कर्तव्य दिखाए। इसे फेस्टा डेली रिपब्लिका के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर कचरा लिए गुब्बारे ट्रियोल भेजे। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में भी तना चलती रहती है। ये उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। अब आप देखिए क्या होने लगा, T20 विश्व कप शुरू हो गया है। तो आप लोग तो क्रिकेट को पसंद करते होंगे तो देखते होंगे। फाइनल रिजल्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अमेरिका में हो रहा है। प्रज्ञानंदन नंबर 2 करुआना को हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। ये नॉर्वे शतरंज के इतिहास रच दिया इन्होंने। पिच और मैदान से खुश नहीं दिखे द्रविड़। 2 बार के विजेता वेंडीज से लड़कर हारा PNG। जोकोविक की मुसेती पर संघर्षपूर्ण जीत आप देखेंगे। विश्व 1 नंबर के खिलाड़ी है ये। इगा स्वातेक क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वफन्ना एबडेन की जोड़ी दूसरे दौर में है। किसकी बात हो रही है? फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, टूर्नामेंट की, टेनिस टूर्नामेंट। अमित पंघाल और जैस्मीन ने ओलंपिक कोटा किया प्राप्त। मुक्केबाज हैं इस। नैना जेम्स ने स्वर्ण पदक जीता। 30 भारतीय लंबी जंपर है नैना जेम्स ने। अपना शानदार प्रदर्शन रखते हुए रविवार को ताइपे में 6.43 मीटर के प्रयास के साथ ताइवान एथलेटिक्स ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। या आप देखते हैं कि रियल मैड्रिड रिकॉर्ड 15वीं बार बना चैंपियन। विजेटर ट्रॉफी के साथ रियल मैड्रिड की टीम में वोरिसिवा डायमंड को 2-0 से हराया इन्होंने। कचरे की अवैध डंपिंग पर नगर परिषद मनाली को 4.60 करोड़
रुपए का जुर्माना। ये आप देखिए, यही तो परेशानी है। फरंगी महली महली बोली, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा धार्मिक कर्तव्य है। लखनऊ स्थित इमाम ईदगाह की मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रविवार को पर्यावरण पर फतवा जारी किया है। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कम से कम अभी भी हम जागरूक हो जाएं और अपने कर्तव्य निभाएं तो पर्यावरण हो, पानी की समस्या हो, इसका समाधान किया जा सकता है। वरना एक दिन रोना तो पड़ेगा, हमारी आने वाली बच्चे जो भी पीढ़ी होगी वो भी रोएगी। और हमारे, आप सोचिए कि हमारे परदाताओं ने, हमारे बाप दादाओं ने एक तरह से हमारे लिए क्या किया हुआ है, सहज सहेज के रखा हुआ है प्रकृति को, पर्यावरण को, पानी को, तब हमें मिल पा रहा है। और हमारा कर्तव्य है कि हम लोग भी सहेज के रखें इसे। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में खोले जाएंगे तंबाकू उन्मूलन केंद्र। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। मरीजों की काउंसलिंग के साथ इलाज के लिए दी जाएगी जरूरी दवा। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट टू सी पॉइंट मिल जाते हैं। ग्राहम बेल ने पहला वायरलेस टेलीफोन संदेश प्रसारित किया 1880 में। आज ही के दिन ग्राहम बेल ने वॉशिंगटन से अपने फोटो फोन पर पहला वायरलेस टेलीफोन संदेश प्रसारित किया। इसमें प्रकाश पुंज के माध्यम से ध्वनि प्रसारित की गई थी और इसमें वायरलेस प्रसारण 700 फीट की दूरी पर हुआ था। बेल फोटोफोन को अपना सबसे अहम आविष्कार मानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का ऐलान किया 1947 में। आज ही के दिन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के दो हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इस घटना को माउंटबेटन योजना के तौर पर जानते हैं। जद्दोजहद के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया था। बाल विवाह के खिलाफ शारदा ने पेश किया था बिल। तो शिक्षाविद समाज सुधारक हरविलास शारदा का जन्म 1867 में आज ही के दिन राजस्थान के अजमेर में हुआ था। 1889 में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1924 में अजमेर मारवाड़ केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1925 में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा बिल पेश किया और इसे 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। उन्होंने दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। 20 जनवरी 1955 में इनकी डेथ हो गई थी। कार के सामने आया जानवर या वाहन तो लग जाएगा ऑटोमेटिक ब्रेक। इंदौर के पास पीथमपुर में कंपनियां कर रही हैं परीक्षण। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय कर रहा है नियम बनाने की तैयारी। भारतीय सड़कों के अनुसार हो रहा है अपग्रेड। और आप देखते, एडास को ड्राइवर की सहायता के लिए बनाया गया था। 1970 में विदेश में पहली बार एंटी लॉकिंग सिस्टम के साथ ये सिस्टम आया था। भारत में कंपनियों में हो रहा है उपयोग इसका। चलिए, अच्छी बात तो रहेगी। अमेरिका में 12 करोड़ में खरीदी 100 साल पुरानी किताब। रसेल किताब को प्राइवेट प्लेन से घर लेकर आए। चलिए, न्यूयॉर्क की घटना है ये। आप देखिए, आजकल किताबों उसके खरीदार चर्चा में है। दरअसल ये किताब ऐतिहासिक किताब है, 100 साल पुरानी। इसे अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल ने 1925 में लिखा था, जिसका नाम द लॉ ऑफ सक्सेस है। अमेरिका के एडहो निवासी रसेल ब्रैनसन ने इसका पहला एडिशन खरीदा है और इस पर नेपोलियन के हस्ताक्षर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रसेल ने बताया कि इस किताब की कीमत $1.5 मिलियन, करीब 12 करोड़ रखी गई थी। करीब 1 महीने तक उन्होंने विक्रेता से मोलभाव किया और फिर बात बनी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरा चीन का यान चांग ई 6 प्रोब सबसे बड़े क्रेटर से नमूना इकट्ठा करेगा। 25 जून को चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में उतरेगा और चीन का उद्देश्य 2030 तक चंद्रमा पर मानव को उतारना और मंडल के पठन के संबंध में नई जानकारियां सामने लाएगा ये यान। अच्छी बात है। ये आप देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। अग्निकेल के सीईओ ने कहा उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी है। दुनिया का पहला 3D पेंटेड रॉकेट लॉन्च का कीर्तिमान रचने वाली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कासमास अगले साल की शुरुआत में उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। और अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली परीक्षण उड़ान 66 सेकंड तक चली। और 3D पेंटिंग, जिसमें कंप्यूटर की मदद से डिजाइन कर परत दर परत उत्पाद बनाए जाते हैं। IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप अग्निकुल के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा कि
TED एकल चरण वाला रॉकेट था। ऑर्बिटर रॉकेट में 2 चरण होंगे और हम इसे लेकर कार्य भी कर रहे हैं। निम्न आर्थिक स्थिति वालों को डायबिटीज, हृदय रोग का खतरा, अनुसंधान कर रहा है। बाकी ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।